हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की यूनिट थर्ड, जिसका नाम लिक्विड स्टेट है बच्चों, उसको अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी इसकी फोर्थ क्लास है। मैं आशा कर रहा हूँ बेटा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उसका बार बार रिवाइज उसका कर रहे होंगे। बेटा ध्यान एक चीज़ हमेशा रखना कि जो भी आप पढ़ें उस चीज़ को आप बार बार रिवाइज करें, और वो रिवाइज से ही हमें वो चीज़ याद रह पाती है। एक मनुष्य का मस्तिष्क जो है पहली बार में सिर्फ 13% चीज़ें, 13% चीज़ें ही याद कर पाता है। तो बेटा उसका रिवाइज जितना करेंगे हम किसी भी चीज़ को, तो वो उतनी ही तरीके से हम उसमें अधिक तरीके से हमारी सोच अधिक क्रिएटिव हो पाएगी। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हमने जो द्रव क्रिस्टल थे उनके बारे में पढ़ा था। द्रव क्रिस्टल के प्रकार क्या होते हैं, संक्रमण ताप, किसी भी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो संक्रमण ताप जब देते हैं तो वो द्रव क्रिस्टल में चेंज होता है, मेसोमॉर्फिक अवस्था में वो परिवर्तित हो जाता है। तो वही उसी के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। उसके उपयोग, डिफरेंट डिफरेंट उपयोग पढ़े थे थर्मोग्राफी में। ठीक है, स्नैक के रूप में सप्तखंड सेल और नेमेक्टिक स्मेक्टिक, इनके दो प्रकार होते हैं। इस तरीके से हमने कल की क्लास में द्रव क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में बेटा हम द्रव्य की कोलाइड अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, क्या हमने पढ़ा था द्रव क्रिस्टल, और आज हम द्रव्य की कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था क्या है? किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ 10 से 500 एंगस्ट्रॉम की आकार परास में 10 से 500 एंगस्ट्रॉम की आकार परास में किसी अन्य माध्यम के में सूक्ष्म कणों के रूप में वितरित रहता है। किसी अन्य माध्यम में, ध्यान दे बेटा, किसी अन्य माध्यम में सूक्ष्म कणों के रूप में, और कितने इसके आकार होना चाहिए? 10 से 500 एंगस्ट्रॉम के आकार परास में किसी अन्य माध्यम में सूक्ष्म कणों के रूप में वितरित रहता है, कोलाइडी अवस्था है। और ये क्या कहलाती है? ये कोलाइडी अवस्था कहलाती है। तथा ये जो संगत कण है ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कोलाइडी कण कहलाते हैं। यह कोलाइडी अवस्था वास्तविक विलयन व निलंबन की मध्यवर्ती अवस्था है, जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है। जिसमें कणों का आकार क्या होता है? वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन कणों से छोटा होता है। जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, बूट पॉलिश हो गई, बादल हो गया, धुआं हो गया, आइसक्रीम होगी, जैम, जेली, ये सब आपने देखे होंगे। ठीक है बेटा, यह कोलाइड, अब दोबारा रिपीट करते हैं, यह कोलाइडी अवस्था वास्तविक विलयन व निलंबन की मध्यवर्ती अवस्था है। यानी कि न तो ये पूरी की पूरी इसमें जो मौलिक जो आपके कण उसमें घुले हुए हैं, न तो वो निलंबित होते हैं, न ही वो विलयन के रूप में होते हैं। ठीक है ना बेटा, वास्तविक विलयन के रूप में होते हैं। ये उसकी इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन कणों से छोटा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया दूध। ठीक है बेटा, पॉलिश, बूट पॉलिश हो गया। ठीक है, कोलाइडी तंत्रों के भाग कौन कौन से होते हैं? कोलाइडी तंत्रों के भाग, कोलाइडी, किसी कोलाइडी तंत्र को निम्न दो भागों में वर्गीकृत हम कर सकते हैं या बांट सकते हैं। परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्स्ड फेज, कोलाइडी विलयन, और दूसरी क्या है बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहता है। जो कोलाइडी, ये ध्यान दे बेटा, जो कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहता है, किसके रूप में? कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडी तंत्र में उपस्थित वह विलायक जिसमें परिक्षिप्त अवस्था प्रावस्था कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहती है। किसके रूप में रहती है? परिक्षिप्त अवस्था कोलाइडी विलायक है ये बेटा, वह विलायक है ना। यहाँ पर, वहाँ पर कोलाइडी कणों के रूप में विकसित होता है पदार्थ, और यहाँ पर विलायक में, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होती है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब देखो बेटा, कोलाइडी तंत्र यानी कि क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। देखो ये भी यहाँ पर यही दिखाया गया है, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम, ये क्या हो गया? कोलाइडी तंत्र।
वसा प्लस क्रीम ले लीजिए आप इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था में, प्लस जल, तो ये दूध बन गया, इमल्शन हो गया। मिट्टी व अन्य ठोस कण प्लस हवा, तो ये धुआं बन गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें, आप अच्छे से पढ़ें। धुआं किसका सम्मिश्रण होता है, जिसमें हवा तो होती है प्रक्षेपण माध्यम के रूप में, और मिट्टी व अन्य ठोस पदार्थ जो होते हैं, अन्य ठोस कण होते हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होते हैं। इसी तरह जो दूध है हमारा, जिसको हम यूज में लेते हैं, इसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, इसमें प्रक्षेपण माध्यम हमारा होता है जल, और परिक्षिप्त प्रावस्था होती है हमारी वसा। ठीक है, दूध बन जाता है उससे। कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करें, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी, द्रव स्नेही तथा जल विरोधी, द्रव विरोधी कोलाइड। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षी व प्रतिकर्षी अंतःक्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयनों में को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है, दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। द्रव स्नेही कोलाइड, वे कोलाइड लिपोफिलिक कोलाइड्स, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा पदार्थ के कणों के मध्य, ध्यान दे बेटा, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा माध्यम के कणों के मध्य आकर्षी बल लगते हैं। कौन से बल लगते हैं बेटा, आकर्षी बल लगते हैं। ठीक है, कौन से बल लगते हैं बेटा, यहाँ पर देखो आकर्षी बल लगते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड, यानी कि जो पदार्थ है, परिक्षिप्त पदार्थ, ठीक है, और जो माध्यम है प्लस माध्यम, इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा। ठीक है, अट्रैक्शन हो इनके बीच में, आकर्षण बल लगे, तो ये कौन सा कहलाता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। यदि माध्यम के रूप में जल लिया जाए तो वे जल स्नेही कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाते हैं। माध्यम के रूप में अगर हम जल ले लें तो बेटा ये कौन से कहलाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाएंगे। जैसे कि गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, शाई हो गई, तो इनमें क्या है, जब हम गोंद हमारा सूख जाता है बेटा, जब किसी भी बोतल में रख रखा गोंद सूख जाता है तो हम उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, पानी हो जाता है बेटा माध्यम। ठीक है, पानी क्या हो जाता है, माध्यम, और गोंद का जो मेन पदार्थ है वो क्या हो जाता है, परिक्षिप्त पदार्थ। ठीक है बच्चों। द्रव विरोधी कोलाइड, लाइपोफोबिक कोलाइड, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा माध्यम के कणों के मध्य, ध्यान दे बेटा, जो परिक्षिप्त, वहाँ तो आकर्षण बल लग रहा था, आकर्षण बल, और यहाँ पर प्रतिकर्षी बल लगेगा। द्रव विरोधी है, अपने आप ही बात से समझ आ रही होगी आपको। तो वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा माध्यम के कणों के मध्य प्रतिकर्षी बल प्रभावी होते हैं अथवा आकर्षी अंतःक्रिया नहीं होती है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तथा यदि माध्यम के रूप में जल उपस्थित हो तो वे जल विरोधी हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। अब देखो बेटा, इसमें स्पष्ट हो गया होगा कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा माध्यम के कणों के मध्य प्रतिकर्षी बल प्रभावी होते हैं। कौन से बल प्रभावी होते हैं, प्रतिकर्षी बल। वहाँ पर आकर्षण लग रहा था और यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, रिपल्सिव, अतः आकर्षी अंतःक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तथा यदि माध्यम के रूप में जल उपस्थित हो तो वे जल विरोधी हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे विभिन्न धातुओं के जलीय सोल, ठीक है, सल्फर सोल, ये। अब इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, कि द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडों में अंतर क्या होता है। और बेटा ये आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी आता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी ये आ जाता है। ठीक है बेटा, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, इनमें परिक्षिप्त पदार्थ तथा विलायक के कणों के मध्य आकर्षी बल लगते हैं। इनमें परिक्षिप्त पदार्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्रव स्नेही यानी आकर्षित बल, द्रव विरोधी यानी आकर्षित बल नहीं लगते हैं। ठीक है, इन्हें पदार्थ व विलायक को मिलाकर सीधे ही बनाया जा सकता है। ध्यान दे बेटा,
इन्हें पदार्थ व विलायक को मिलाकर सीधे ही बनाया जा सकता है। इनके निर्माण के लिए विशिष्ट विधियों जबकि जो द्रव विरोधी हैं इनके निर्माण के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। अब जो द्रव विरोधी द्रव स्नेही हैं उनके बारे में आते हैं अपन। ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय, और ये अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं और ये इरिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं। इनका स्थायित्व तो अधिक होता है, बिल्कुल आकर्षण बल होता है, और ये अस्थायी होते हैं। इन विलयनों में कणों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और इन विलयनों में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह विलयन दुर्बल टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि ये द्रव विरोधी हैं ये तीव्र टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ब्राउनी गति प्रक्षित नहीं होती है द्रव स्नेही में, जबकि इनमें प्रक्षित होती है। द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता शुद्ध विलायक से अधिक होती है। समझ रहे हो बेटा? श्यानता यहाँ पर नीटा जो है वो द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता शुद्ध विलायक से अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता कम होती है। कोलाइडी विलयन निर्माण की विधियां निम्न प्रकार की हैं। कोलाइडी निर्माण की विधियों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है बेटा प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधियां कौन सी है? यहाँ पर प्रक्षेपण विधियां। इन विधियों में पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को यांत्रिक विधियों द्वारा तोड़कर, देखो पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को यांत्रिक विधियों द्वारा तोड़कर पीसकर कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। प्रमुख प्रक्षेपण विधियां निम्न प्रकार की। यांत्रिक प्रक्षेपण, इस विधि का उपयोग सामान्यतः द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों के निर्माण में किया जाता है। इस विधि में पदार्थ के बड़े टुकड़ों को विलायक, ठीक है, ये देखो बेटा, के साथ एक कोलाइडी चक्की के पार्टों या पार्ट्स के मध्य प्रवाहित किया जाता है तथा एक विद्युत मोटर की सहायता से चक्की के पार्टों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है या घूर्णित किया जाता है। पदार्थ के बड़े कण विघटित होकर कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा द्रव स्नेही प्रवृत्ति के कारण विलायक में स्वतः वितरित होकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। गोंद, स्टार्च आदि के जल स्नेही विलयन इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ईजी चीज़ है। ये पदार्थ के बड़े बड़े कण हैं और ये हमने दो पार्टे लगा रखे हैं और यहाँ पर ये विपरीत आकार में बढ़ रहे हैं और फिर इससे क्या बन रहा है? कोलाइडी विलयन, ठीक है। और ये पूरा कोलाइडी चक्की का प्रोसेस है। जैसे आपने बेटा पेड़ों के गोंद देखा होगा, वो गोंद होता है बिल्कुल ठोस अवस्था में और उसमें ऊपर की जो लेयर होती है वो बिल्कुल ठोस होती है और अंदर उसमें थोड़ा मीजोमॉर्फिक अवस्था के रूप में होता है। पर जब हम उसको मिक्सचर कर लेते हैं तो वो कोलाइडी और उसमें जल के रूप में उसके माध्यम को ले लेते हैं तो वो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आया होगा आपको। दूसरी विधि है विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें क्या करते हैं बेटा कि हम एक सर्किट बनाते हैं और उसमें जो है कि आई सेल्फ लगा देते हैं और विलायक को इसमें भर देते हैं धात्विक छड़ के रूप में। इस विधि का प्रयोग कम स्थायी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के निर्माण में किया जाता है। प्रयोग में दो धात्विक छड़ों को बैटरी के विपरीत सिरों से जोड़कर उन्हें इलेक्ट्रोडों में परिवर्तित किया जाता है। छड़ों के दोनों सिरों को विलायक से भरे हुए पात्र में डुबोकर विद्युत वो किया जाता है, ठीक है, विभवांतर उत्पन्न करते हैं उसमें। जो चाप के उच्च ताप के कारण धातु वाष्पित होने लगती है, किंतु विलायक युक्त पात्र हिम मिश्रण में व्यवस्थित रहता है। किसमें व्यवस्थित रहता है? हिम मिश्रण में, जो आई शेल्फ लगी हुई है। अतः विलायक के न्यून ताप के कारण धात्विक वाष्प संघनित होकर कोलाइडी कणों के रूप में विलायक में वितरित हो जाती है तथा कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर ये आदि के जलीय सोल जो होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, ये इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो विद्युत चाप उत्पन्न होता है उससे ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। न्यून ताप के कारण धात्विक वाष्प संघनित होकर कोलाइडी कणों के रूप में विलायक में वितरित हो जाती है। समझ रहे हो? ये वाली बात है। व्यक्तीकरण, यह अवक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया है
जिसमें किसी पदार्थ के ताज़ा अवक्षेप को एक अपघट्य पदार्थ की सहायता से कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या है प्रपटीकरण बेटा? यह अवक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे पदार्थ के ताज़ा अवक्षेप को एक अपघट्य पदार्थ की सहायता से कोलाइडी कणों में हम परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि FeOS थ्राइस फेरस फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप में FeCl3 अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं हम, तो FeOS थ्राइस का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये क्या होता है बेटा? FeOS फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास ताज़ा अवक्षेप बना हुआ है, प्लस FeCl3 प्रपटीकारक है। अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक सवाल है, ये आपका वो भी है आज का असाइनमेंट, कि FeCl3 में फेरस की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, फेरस पर कितना चार्ज है। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, है ना? पर तब भी आप देखें इस पर कितना, फेरस पर कितना चार्ज है। तो इससे क्या बनता है बेटा? FeOS थ्राइस डॉट Fe3+ कोलाइडी अवस्था। ठीक है, वह अपघट्य पदार्थ जो अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर दे। ध्यान दे बेटा, वह अपघट्य पदार्थ जो अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर देता है पेप्टिकारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, है ना? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।